हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्रीवेद की एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी में भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट्स पढ़ रहे हैं, है ना। क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 मतलब भाग 1 डिस्कस किया, उसमें से जिसमें हम लोग नॉर्मल तरीके से विवरण दिया, है ना, कि भारत में कितनी प्रकार की जलवायु होती है, मौसम होते हैं, भारत में वर्षा कैसे होती है। लास्ट था भारत में वर्षा, वहीं पे हम लोग वीडियो को खत्म किए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। भारत में बरसात 2 मौसम में होती है, एक शीत ऋतु में और एक ग्रीष्म ऋतु में। तो मौसम की क्रियाविधि क्या होती है भारत में, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी बातें आपके साथ लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप बहुत अच्छे से क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो जो मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूं, तो आप पार्ट वाइज ही देखिए। पहले 1 नंबर देखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके देखें, क्योंकि अगर आप 3 को डायरेक्ट उठा के देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4, 5 पूरा सीरियल से देखेंगे तो बता रहा हूँ, गारंटी हमारी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। बस आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि भारत में प्रमुख रूप से 2 मौसम में क्या होती है, 2 ऋतुओं में क्या होती है, बरसात होती है। कौन कौन सी ऋतु है वो, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब हम लोग एक एक ऋतुओं को पकड़ेंगे, एक एक मौसम को पकड़ेंगे और शीत ऋतु में भारत में क्या क्रियाविधि होती है, भारत पर क्या इफेक्ट पड़ता है और भारत में क्या हलचल होती है, मौसमी हलचल होते हैं, सब बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शीत ऋतु को पकड़ के चलते हैं। तो हेडिंग डाल के लिखेंगे कि शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में शीत ऋतु कैसे आता है, कब आता है, ग्लोब में क्या रिएक्शन होता है कि भारत में शीत ऋतु आता है। ठीक है, मतलब जाड़े का मौसम आता है। चलिए, ये होता है आपका ग्लोब। जस्ट इमेजिंग दिस इज अ ग्लोब। ये आपका क्या है, इक्वेटर बोले तो विषुवत रेखा। ये आपका है कर्क रेखा, और ये है आपका मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज अ इक्वेटर। ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो अपना इंडिया है वो कर्क रेखा पर है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध। ये है आपका, ये नॉर्थ हो गया, दिस इज साउथ, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि भारत में जाड़े का मौसम कब आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, मतलब यहाँ पे एकदम लंबवत, यहाँ पर सीधे इस पर मकर रेखा पे पड़ती है, और कर्क रेखा पर तिरछी पड़ती है, यहाँ से तिरछी कर्क रेखा पर, यहाँ सन। ठीक है, जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं और तिरछी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो भारत में शीत ऋतु या जाड़े की ऋतु आती है, जाड़े की ऋतु का आगमन होता है। जैसे जैसे सूर्य, दूसरी लैंग्वेज में अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, वैसे वैसे भारत में शीत ऋतु का आगमन होने लगता है, मतलब जाड़े के मौसम का आगमन होने लगता है। एक सेंस भी लगा सकते हैं अपन, देखिए कि ये है इक्वेटर, और जैसा कि आपको मालूम है इक्वेटर पर मतलब विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य चमकता है। फिर इसके बाद जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लगता है ना, मतलब मकर रेखा की तरफ आने लगता है, तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पे आती हैं, मकर रेखा पर।
तो जहां सूर्य की किरणें जाएगी वो एरिया क्या होगा, गर्म होगा, और जिधर सूर्य की रोशनी थोड़ा दूर पर पहुंचेगी वहां ठंडा होगा। तो जब लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो ये एरिया पूरी क्या हो जाएगी, गर्म से गर्मी हो जाएगी, पूरा गर्म हो जाएगी, और ये दूर वाली एरिया ने कर्क रेखा के आसपास की जो एरिया है वो ठंडी हो जाएगी। यही कारण है कि भारत में शीत ऋतु आती है, ठीक है, जाड़े का मौसम आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि भारत में शीत ऋतु का आगमन कैसे होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में शीत ऋतु में भारत में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। शीत ऋतु कैसे आता है, अब मौसम की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए कि शीत ऋतु में आप लिखते भी रहिएगा, है ना, आपको लिखना है नेक्स्ट हेडिंग में कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में ये हो गया आपका समतल मतलब जमीन, है ना, ये जमीन हो गया, और ये एक वायु है, इसको इस वायु का नाम है जेट वायु। ये क्या होती है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखेंगे शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में समतल से मतलब भू समतल से 10 से 12 किलोमीटर, सॉरी 6 से 12 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, 6 से ये 6 हो गया और ये 12, 6 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल के सीमा के पास से एक बहुत ही शक्तिशाली वायु का प्रवाहन होता है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली होती है, जिसको हम जेट वायु के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट में लिखेंगे यह शक्तिशाली जेट वायु पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इस जेट वायु का नाम पछुआ जेट वायु धारा है। क्या है देखिए ध्यान से, पछुआ जेट वायु धारा। पछुआ क्यों है, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। जेट वायु क्या होती है बता चुका हूं कि हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन इलाकों में समतल से 6 से 12 किलोमीटर यानी समताप मंडल के बॉर्डर तक सीमा के आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली वायु का प्रवाहन होता है, जिसको हम जेट वायु कहते हैं, और यह जेट वायु की जो दिशा होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिससे इस जेट वायु का नाम पछुआ जेट वायु धारा भी है। इसको हम पछुआ जेट वायु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब पछुआ जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है और जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं, दक्षिणायन हो जाता है, तो साथ साथ क्या होती हैं, पछुआ जेट धाराएं जो भी यहाँ पे है, ये जो आपको शो दिख रहा है ये है पछुआ जेट धारा, है ना, ये है पछुआ जेट धारा। इसको देख देते हैं, पछुआ जेट वायु धारा, ये है पछुआ जेट वायु धारा।
क्या होता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब दक्षिण की ओर शिफ्ट होने लगता है सूर्य, तो ये धाराएं पहले ऊपर से निकलती जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये धाराएं भी और दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हिमालय इन धाराओं के बीच में आ जाता है, इन धाराओं के बीचों बीच हो जाता है। तो इन धाराओं की दो शाखाओं में क्या हो जाता है, विभाजन। उसमें से हिमालय के उत्तर में जो शाखा जाती है, इस जेट वायु की उत्तरी शाखा जो जाती है, तो उसको बोलेंगे पचुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा, और एक पचुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा। ये है आपकी दक्षिणी शाखा, दक्षिणी शाखा, और ये होगी आपकी उत्तरी शाखा। ये हो गई उत्तरी शाखा। तो किस तरह से पचुहा जेट धाराओं का दो भागों में विभाजन हो गया, एक उत्तरी शाखा पचुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा, एक पचुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा, दो शाखाओं में इनका विभाजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप, इसको इरेज करते हैं। जब पचुआ जेट धाराएं की दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करते हुए यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसा लिखेंगे, पचुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान, पहाड़ी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि पचुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा जब उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र तथा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब भारत में प्रवेश करती हैं, तो ये अपने साथ में पश्चिमी विक्षोभ को भाकर लाती हैं, और भारत में इन्हीं हवाओं के द्वारा क्या होता है, बरसात होता है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ इन पचुआ जेट धाराओं के द्वारा बहाकर लाया गया एक शीतोष्ण चक्रवात है, शीतोष्ण चक्रवात है, जिसमें नमी प्रॉपर रूप से ग्रहण की जा रही होती है, उसमें बहुत नमी की मात्रा अधिकांशतः रहती है, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में हिमपात होता है, हिमपात होता है मतलब बर्फबारी होती है, और उत्तर भारत के मैदान जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ तक अगर बात करें पश्चिमी बिहार तक ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा यहाँ पर वर्षा जल बूंदों के रूप में बरसात होती है। और जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे जो क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर हिमपात के रूप में बरसात होती है, मतलब बर्फबारी होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कौन बहा के लाया है? पचुआ जेट द्वारा बहाकर लाया गया पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बढ़िया से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग डाल के लिखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है ना? इसमें लिखेंगे पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात होता है, एक शीतोष्ण चक्रवात है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है ना? चलिए, अब ये चक्रवात कहाँ से आया और कैसे बनता है और भारत में कैसे प्रवेश करा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत के पश्चिम में यूरोप है
है ना। यूरोप का जो सागर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर पर एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है, शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। और वही उस चक्रवात को पछुआ जेट द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित करते हुए भारत की ओर लाया जाता है। जब वह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित कर रही होती है तो उन्हें बहुत सारे समुद्र को पार करके आना होता है। मतलब कि अगर ये भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर, फिर इसके बाद भूमध्य सागर के पूर्व में बात करें तो कौन सा है, कैस्पियन सागर, काला सागर, है ना। यहाँ पे है काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। इस तरह से दो से तीन समुद्रों को क्या करता है, वो पार करके आता है। तो इन समुद्रों के पानी से जो वहां से शीतोष्ण चक्रवात चलता है, शीतोष्ण जलवायु आती है, वो शीतोष्ण जलवायु द्वारा इन समुद्रों से, इनके ऊपर से प्रवाहित होती है, इनके पछुआ जेट द्वारा इनके ऊपर से प्रवाहित होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इन सागरों से के जल से पर्याप्त मात्रा में वह नमी ग्रहण कर लेता है, कौन, शीतोष्ण चक्रवात या शीतोष्ण जलवायु, और वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता रहता है। फिर जैसे ही वह भारत के पास आता है तो हिमालय दो भागों में विभाजित कर देता है, एक उत्तरी शाखा में चला जाता है और एक दक्षिणी शाखा में होकर वो भारत में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। भारत में प्रवेश होकर पछुआ जेट के माध्यम से भारत में प्रवेश होता है और भारत के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान में यह बरसात, मतलब उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में हिमपात के रूप में, और उत्तरी भारत के मैदान में यह वर्षा जल बूंदों के रूप में अपनी नमी को छोड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे उत्तरी भारत के मैदान में बरसात होती है, ठीक है। अगर हम वास्तव में देखें तो उत्तर भारत के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र में जो भी बरसात शीत ऋतु में होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही होती है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो बरसात होती है, हिमपात होता है, वह वहाँ सेब की खेती के लिए या रबी की फसल के लिए, सेब की खेती स्पेशल रूप से वहाँ होती है, तो सेब की खेती के लिए यह अत्यंत लाभदायक होता है। और उत्तर भारत के मैदान की अगर बात करें तो उत्तर भारत के मैदान में रबी की फसल जैसे गेहूँ, जौ आदि के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, ये बरसात अत्यंत लाभदायक होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हिमालय की जो चोटियां हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो हिमालय की चोटियां हैं, उसमें जब हिमपात होता है तो बर्फबारी होती है, तो वो बर्फ जम जाता है ना। वो क्या होता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु के बाद जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वही बर्फ गर्मी के कारण पिघलने लगता है, और पिघलने के बाद हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी में वो मिल जाता है। यही कारण है कि हिमालय की नदियों का पानी जो है, हिमालय की नदियों का जो पानी है वो उनका जल स्तर हमेशा बना रहता है। आप लोगों ने कभी गेस किया होगा कि गंगा नदी का पानी बरसात के आने से पहले ही उनका जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। उसका रीज़न यही है कि अप्रैल और मई के महीने में, जून के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के कारण हिमालय के ऊपर जमे हुए जो बर्फ़ हैं वो पिघलने लगते हैं। पिघलने के बाद वो कहाँ पे मिलते हैं, गंगा नदी से निकलने वाली नदियों में वह पानी के रूप में मिल जाते हैं,
जिससे बरसात के पहले ही गंगा नदी जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग ने केवल देखा कि शीत ऋतु में मौसम की क्या क्रियाविधि होती है और उसके बारे में अध्ययन किया, डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु भारत में कैसे आती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या क्रियाविधि होती है भारत में, हर एक चीज़ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।